हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे और अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम अपनी इस क्लास में करते हैं हिंदी पेडागोजी के वो क्वेश्चन जो आपके अभी एग्जाम में पूछे गए हैं 2021 और 22 वाले, जो आपका ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। तो लगातार क्लास में बने रहिएगा और जो लोग जुड़ चुके हैं एक बार सेशन को शेयर कीजिए अपने सभी साथियों के पास में और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको हमारी बेहतरीन क्लासें मिल सकें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी कर रहे हैं, इसके बाद में हम लोग कुछ जो इंपॉर्टेंट थ्योरी हैं वो भी करेंगे। उसके साथ साथ में जो हमारी ईवीएस की क्लासें चल रही हैं जिसमें हम लोग अपनी थ्योरी कर रहे हैं, अगर आपने नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा। अब तक 8 से 10 चैप्टर हमारे हो भी चुके हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए आज की अपनी हिंदी पेडागोजी की क्लास शुरू करते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है वह रहने वाला है, आप छठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे? कोई बालक है जो कि कक्षा 6 में पढ़ता है, तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि कक्षा 6 के बच्चे को हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन आप करेंगे अगर आप एक टीचर हैं तो? पहला ऑप्शन देखिए क्या लिखा है। पहला ऑप्शन लिखा है जिसमें बच्चों को बोलने के अवसर मिले। दूसरा ऑप्शन लिखा है जिसमें बच्चों को पाठ्य पुस्तक बिल्कुल ना पढ़नी हो। तीसरा ऑप्शन लिखा है जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करें। चौथा ऑप्शन लिखा है जिसमें बच्चे केवल लेखन कार्य करते रहें। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अगर बात करें हिंदी पेडागोजी की तो बहुत ही डिफ़िकल्ट मानी जाती है। कई सारे बच्चे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन गलत करके आते हैं। अगर आपको अपनी हिंदी पेडागोजी बहुत आसानी से सीखनी है और सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर करना है, तो आपको थोड़े से पैसे खर्च करके कोई अपनी बुक है या फिर कोई नोट्स हैं, अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारी नोट्स 100 रुपये में आपको मिलेंगे। अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी किया उनका बिल्कुल सही होगा। अगर आप छठी क्लास के टीचर हैं, हिंदी भाषा सीखने सिखाने की आपको किस पद्धति का प्रयोग करना है या फिर समर्थन करना है जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह डॉट डॉट हो या डॉट डॉट भाषा? पहला ऑप्शन लिखा है मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा। दूसरा ऑप्शन लिखा है मातृभाषा और हिंदी। तीसरा ऑप्शन लिखा है हिंदी और अंग्रेजी। चौथा ऑप्शन लिखा है अंग्रेजी और विदेशी। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह डॉट डॉट हो या डॉट डॉट भाषा। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह मातृभाषा हो या क्षेत्रीय भाषा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए किया था क्वेश्चन नंबर 32 के लिए, उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि डॉट डॉट पर सर्वाधिक बल देती है। आगमन विधि किसके ऊपर बल देती है आपको ये बताना है। तो उम्मीद है सभी लोग इसका सही आंसर कर लेंगे फटाफट से। अगर आपने हमारी क्लास नहीं देखी है जिसमें हमने जितनी भी आपकी विधि होती हैं 10 विधियों का हमने बहुत अच्छी तरीके से थ्योरी की है कि इसकी पहचान क्या होती है, दोष क्या होते हैं, गुण क्या होते हैं, तो ज़रूर देखिएगा। प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे देखिए, पढ़ी हुई है विधियों से संबंधित क्लास। इसका सही आंसर क्या रहने वाला है? नियमों, परिभाषा, उदाहरणों, मानकता। यहाँ पे आपको परिभाषा काट देनी, मानकता काट देनी है। अब यहाँ पे हो गया नियमों और उदाहरणों, इन्हीं दो में बच्चे फंस जाते हैं। तो ना से होता है निगमन, तो निगमन यहाँ पे होगा नहीं, यहाँ पे दिया है आगमन, तो बच गया उदाहरणों। क्या हो जाएगा? व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि उदाहरणों पर सर्वाधिक बल देती है। ऑप्शन नंबर सी जिन लोगों ने किया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। अगला क्वेश्चन सभी लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। लिखा है, भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि डॉट डॉट को समझने में मदद करता है। सभी लोग आंसर कीजिए, सही आंसर क्या हो जाए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। पहला ऑप्शन लिखा है आपका विभिन्न माध्यमों की जानकारी। दूसरा ऑप्शन लिखा है विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा। तीसरा ऑप्शन लिखा है विभिन्न माध्यमों के उपयोग। चौथा ऑप्शन लिखा है विभिन्न माध्यमों की आर्थिक स्थिति। सभी लोग बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 34 के लिए जो लोग ऑप्शन नंबर बी करेंगे उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा को समझने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी जिन लोगों ने किया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। हिंदी पेडागोजी इतनी आसान है नहीं जितनी आप समझते हैं, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करने जाते हैं सीटेट के एग्जाम में, जब आप बैठेंगे जा करके, तो आप देखेंगे कि आपके हिंदी में 20-22 से ऊपर नंबर आएंगे नहीं इतनी जल्दी। अगर आपको लग रहा है कि हिंदी सबसे आसान है तो ये आपकी भूल है। अगला देखिए क्वेश्चन लिखा है, कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को डॉट डॉट में मदद करती है।
आपको बताना है कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को डॉट डॉट में मदद करती है। पहला ऑप्शन है व्याकरण समझने में, दूसरा ऑप्शन है कहानियाँ रचने में, तीसरा ऑप्शन है कहानी के तत्वों को याद करने में, चौथा ऑप्शन है कहानियों की कमियां बताने में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही कम लोग सही आंसर कर पाएंगे इसका। कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को कहानियां रचने में मदद करती है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी सारे के सारे जो हैं ऑप्शन इसके गलत थे। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। जब आप बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं तो उसके बाद में बच्चा जो है अपने दिमाग में कहानियाँ, नई नई कहानियों को बुनता है कि हाँ, जैसे कि सर ने बताया था कि उसमें राजकुमार था, वो घोड़े के ऊपर बैठ के गया था, उसने ये किया वो किया, तलवार से युद्ध लड़े। तो बच्चे के अंदर कई सारी ऐसी भावनाएं या फिर ऐसी कहानियाँ आने लगती हैं, उनके बारे में कल्पना करने लगता है। तो कहानियाँ रचने यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 36। लिखा है संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है? संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन देखिए, लिखा है पाठ के अंत में समस्त व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर। दूसरा ऑप्शन लिखा है पाठ के दौरान आए समस्त व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा बताने पर। तीसरा ऑप्शन लिखा है पाठ के अंत में दिए गए समस्त भाषा अभ्यास को पूर्ण करवाने पर। चौथा ऑप्शन लिखा है आपका पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा हार्ड भी है। उम्मीद है सभी लोग कर लेंगे, लेकिन देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है? तो संदर्भ में व्याकरण बल देता है पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी किया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। अगर आप कोई पाठ पढ़ा रहे हैं और पाठ पढ़ाते समय बिंदु आता है आपके प्रसंग में, तो आपको क्या करना है? व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करते हुए चलना है, जिससे बालकों के दिमाग में कोई भ्रांति ना बनी रहे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 37। सभी लोग पढ़ेंगे और आंसर करेंगे इसका। लिखा है प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की डॉट डॉट पृष्ठभूमि क्या है। आर्थिक व सामाजिक, सामाजिक व व्यावसायिक, भाषिक व सांस्कृतिक, या फिर सांस्कृतिक व आर्थिक। सभी लोग आंसर करेंगे। इनमें सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की, आपको आर्थिक स्थिति से कोई भी मतलब नहीं है, बालक अमीर है गरीब है, इससे क्या करना है आपको, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे व्यवसायिक से भी कोई मतलब नहीं है भाषा की कक्षा में। मतलब किससे है? उसकी कक्षा के बच्चे की भाषिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है, आपको ये याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए जिन लोगों ने किया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भाषिक व सांस्कृतिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। लिखा है 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की। ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री कैसी है? अनुपयोगी है, मनोरंजक है, कृत्रिम है, या फिर प्रामाणिक है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए सभी लोग बताइए। एक टीचर है जो कि 7वीं कक्षा में पढ़ाता है, जिसका नाम है ऋषभ। उसने बच्चों को एक ऐसा पोस्टर दिखाया जो कि सरकार ने जारी किया था जल संरक्षण के लिए, यानी कि जल को अधिक ना खर्च कीजिए, जल को आप लोग बचाइए या फिर जल का संरक्षण कीजिए। उस पर आधारित एक बहुत अच्छा पोस्टर था। तो ऋषभ के द्वारा प्रयुक्त सामग्री कैसी है? अनुपयोगी, यानी किसी भी कार्य की नहीं है, तो ये हो जाएगा गलत। दूसरा ऑप्शन लिखा था मनोरंजक है, वो कोई चुटकुला नहीं सुना रहा है, वो मनोरंजक नहीं है। तीसरा ऑप्शन लिखा है कृत्रिम, यानी कि वो दिखावटी या फिर बनावटी नहीं है। कैसी है? प्रामाणिक है, यानी जो इसका चार्ट है जो टीचर ने दिखाया वो कैसा है? प्रामाणिक है कि अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं जो कि चार्ट में बताए गए हैं, तो इससे क्या होगा? इससे जल का संरक्षण होगा। तो ये कैसी है? प्रामाणिक जानकारी है। तो आप लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जिन लोगों ने किया था उनका बिल्कुल सही होगा। और जिनका गलत हुआ है वो लोग इस चीज़ को याद रखेंगे कि चार्ट के द्वारा बताई गई जो जानकारी होती है कैसी होती है? प्रामाणिक होती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39। लिखा है दीप्ति ने 8वीं कक्षा के बच्चों को समान भाव वाली कविता खोज कर सुनाने के लिए कहा। इसका प्रमुख कारण क्या है, आपको यह बताना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? समान भाव वाली। सभी लोग बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। कक्षा 8 के बच्चों के लिए उसने कहा है, तो बताइए सभी लोग सही आंसर क्या है। लिखा है बच्चों को समान भाव का अर्थ समझाना। दूसरा ऑप्शन लिखा है बच्चों की श्रवण प्रक्रिया का आकलन करना। तीसरा ऑप्शन लिखा है बच्चों का मनोरंजन करने का निर्वहन करना। चौथा ऑप्शन देखिए क्या लिखा है? बच्चों को बोध स्तर का आकलन करना या फिर कराना। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर करिए एक बार। दीप्ति ने 8वीं कक्षा के बच्चों को समान भाव वाली कविता खोजकर सुनाने के लिए कहा। इसका प्रमुख कारण क्या हो जाएगा? इसका प्रमुख कारण हो जाएगा बच्चों को बोध
स्तर का आकलन करना। क्या हो जाएगा? बोध स्तर का आकलन करना। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी कर लिया था इस क्वेश्चन का, उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वन में लिखा है बच्चों को समान भाव का अर्थ स्पष्ट समझाना या फिर अर्थ समझाना, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। समान भाव का अर्थ समझाना उसका उद्देश्य नहीं था। बच्चों की श्रवण प्रक्रिया, यहाँ पे श्रवण प्रक्रिया का कोई मतलब नहीं है, मनोरंजन का मतलब नहीं था। तो सही आंसर क्या था? बच्चों को बोध का स्तर आकलन करना। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए, कक्षा 6 में कविता शिक्षण के दौरान ... सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगर आप कक्षा 6 में कविता का शिक्षण करवा रहे हैं तो इसके दौरान क्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको ये बताना है। भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग करना, भिन्न भिन्न भाव भूमि का प्रयोग करना, भिन्न भिन्न समास का प्रयोग करना या फिर भिन्न भिन्न छंदों का प्रयोग करना। कक्षा 6 में कविता शिक्षण के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या रहने वाला है? क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? कक्षा 6 में कविता शिक्षण के दौरान भिन्न भिन्न भाव भूमि, क्या हो जाएगा? भिन्न भिन्न भाव भूमि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या अगर आप कक्षा 6 में कविता का शिक्षण करवा रहे हैं तो क्या भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग करते रहेंगे? इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्या भिन्न भिन्न समास और छंद उनको बताते रहेंगे? इससे भी कुछ नहीं होगा। भिन्न भिन्न भाव भूमि, यानी कि बालक जिस जिस परिवेश से आया है उसकी इसमें झलक होनी चाहिए कविताओं में, भिन्न भिन्न भाव होने चाहिए, क्या मतलब है इसका। कक्षा 7 में हिंदी भाषा के आकलन की दृष्टि से सबसे कम प्रभावी है। अगर आप कक्षा 7 में हिंदी भाषा के आकलन की दृष्टि से देखें तो सबसे कम प्रभावी क्या होने वाला है? प्रश्न का निर्माण करना, अवलोकन करना, बातचीत करना या फिर श्रुतलेख है। तो बताइए कक्षा 7 में हिंदी भाषा के आकलन की दृष्टि से सबसे कम प्रभावी क्या होने वाला है? इन तीनों की बात करें, ये तीनों के तीनों प्रभावी में आते हैं, क्योंकि प्रश्नों का निर्माण करना भी अच्छी बात है, उनका अवलोकन करना भी अच्छी बात है और बातचीत करना भी आपस में अच्छी बात है अगर किसी टॉपिक से संबंधित हो रही है। तो यहाँ पे जो सबसे कम प्रभावी है वो हो जाएगा, सुनकर लिख देना सिर्फ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। श्रुतलेख का मतलब क्या होता है? हमारे द्वारा बताई गई बात को आपने ज्यों का त्यों लिख दिया, यही सबसे कम प्रभावी। इसमें आपको अपना एफर्ट नहीं लगाना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, तो ये प्रभावी बिल्कुल भी नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 42 पर। लिखा है, उन विज्ञापनों को इकट्ठा कीजिए जो हाल ही के ठंडे पेय पदार्थों से जुड़े हैं। कहने का मतलब है कि आपको उन विज्ञापनों को इकट्ठा करना है जो हाल ही के ठंडे पेय पदार्थों से जुड़े हैं। उनमें स्वास्थ्य और सफाई पर दिए गए ब्यौरों को छांट कर देखें कि हकीकत क्या है या प्रश्न कैसा है। बाहर की दुनिया और कक्षा को जोड़ता है, बच्चों के लिए बहुत जटिल है, तो ये जटिल बिल्कुल भी नहीं है। आजकल तो बहुत आसान है सब करना है। आपको उन प्रचारों को इकट्ठा करना है जो ठंडे पेय पदार्थ से जुड़े हैं, तो जटिल नहीं कह सकते इसको। तीसरा देखिए लिखा है, बच्चों को ठंडे पेय पीने की प्रेरणा देता है, प्रेरणा बिल्कुल भी नहीं देता है। आगे देखिए लिखा है, बाहर की दुनिया को अत्यधिक महत्व देता है, तो अत्यधिक महत्व नहीं देता है। क्या देता है ये? बाहर की दुनिया और कक्षा को जोड़ने की कोशिश की जा रही है या फिर जोड़ता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसका। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए किया था उनका सबका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। उन विज्ञापनों को आप इकट्ठा कीजिए जो कि ठंडे पेय पदार्थ से जुड़े हो, जैसे कि लस्सी हो गया या फिर बर्फ़ का शरबत है या फिर क्या है, पेप्सी है। ये सब चीज़ें कैसी हैं? ठंडे पेय पदार्थ में आती हैं। जिससे क्या होगा, जब आप विज्ञापन को इकट्ठा करेंगे, उनके बारे में जानकारियाँ लेंगे, उनमें स्वास्थ्य और सफाई पर दिए गए ब्यौरों को छाँट कर देखेंगे, तो इससे क्या होगा, बाहर की दुनिया और कक्षा को ये विज्ञापन क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जब आप क्लास में इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन आपका 43 लिखा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है व्याकरण के नियम सिखाना व प्रयोग करवाना। दूसरा ऑप्शन लिखा है विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचित कराना। तीसरा ऑप्शन लिखा है समस्त हिंदी साहित्यकारों से परिचित कराना। चौथा ऑप्शन लिखा है समस्त अहिंदी साहित्यकारों से परिचित कराना। तो इन दोनों को आप पहले ही काट दीजिए, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। आप बताइए ए और बी में से कौन सा हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या हो सकता है, आपको ये बताना है। तो हो जाएगा विभिन्न कार्य क्षेत्र से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचित कराना। ऑप्शन नंबर बी जिन लोगों ने किया होगा उनका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ऑप्शन नंबर बी वाला जो है बिल्कुल सही है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे, विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचित कराना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 44 लिखा है, हिंदी भाषा का आकलन करने के संदर्भ में वे प्रश्न अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं जो बच्चे की कल्पना सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं, या फिर जो बच्चों को सुंदर लेखन के लिए प्रेरित करते हैं, या फिर जिनके उत्तर जटिल व दीर्घ होते हैं, या फिर जिनके उत्तर तयशुदा होते हैं, यानी पहले से जिनके उत्तर तय हों। तयशुदा का मतलब ये होता है, जैसे आपसे पूछा जाए भारत की राजधानी क्या, आपने कहा दिल्ली,
तो इसका आंसर पहले से तय था, तो आपकी क्लास में जितने बच्चे होंगे सब दिल्ली ही बोलेंगे। तो पहला यानी कि ऑप्शन नंबर डी और सी आप काट दीजिए। अब बताइए इन दोनों में से कौन सा हो जाएगा। हिंदी भाषा का आकलन करने के संदर्भ में वे प्रश्न अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं जो बच्चे की कल्पना सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखिए बहुत ही अच्छा आंसर है और यही आंसर इसका सही है, ऑप्शन नंबर ए, जो बच्चे की कल्पना शक्ति और सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें हो जाएगा गलत। जो बच्चे को सुंदर लेखन के लिए प्रेरित करते हैं, ये नहीं होगा, हो जाएगा जो बच्चे की कल्पना शक्ति को बढ़ावा देते हैं और उनकी सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला और अंतिम क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग अपने इस क्लास में 15 ही क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, लिखा है एक व्यक्ति ने पूछ लिया कैसा है यह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा, क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था। एक पाठ का यह अंश पढ़ने के दौरान डॉट डॉट के विशिष्ट संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, उच्चारण करना, अवबोध करना, अनुतान या फिर लिखना। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर लेंगे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर क्या हो जाएगा। दो ऑप्शन काट दे रहे हैं, पहला और आपका 4 वाला नहीं होगा। अब बताइएगा बी और सी में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। एक व्यक्ति ने पूछ लिया कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। तो सभी लोग बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपको हमारी इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारा मास्टर श्रद्धा लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। वहाँ पर आपको हमारी इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी और उसके साथ में आपको इसके आंसर भी मिल जाएंगे। मास्टर श्रद्धा इस प्रकार से लोगो बना होगा, इस प्रकार से लोगो हमारा बना हुआ होगा और आप लोगों को यहाँ पर हमारी जितनी भी क्लासें होती हैं सबकी पीडीएफ मिलने वाली है और आपको जितने भी प्रीवियस ईयर मतलब आपके क्वेश्चन पेपर हैं वो मिल जाएंगे और आपको एनसीईआरटी की किताबें भी यहाँ पर मिल जाएंगी। और जिन बच्चों को ज़रूरत है नोट्स की, जो लोग अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, वो लोग नोट्स खरीद सकते हैं। हिंदी के नोट्स आपको मिल जाएंगे और आपको ईवीएस और सीडीपी और सामाजिक विज्ञान के भी नोट्स मिल जाएंगे। वो भी इतनी कम कीमत रखी गई है नोट्स की कि आप एक किताब की कीमत में 2-2 नोट्स खरीद सकते हैं। सोचिए एक बार कितनी कम कीमत होगी नोट्स की। तो एक बार सभी लोग विजिट कीजिए हमारे इस मास्टर श्रद्धा लर्निंग ऐप के ऊपर और वहाँ पर जाकर के देखिए, वो चीज़ आराम से पढ़ सकते हैं जाकर के। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, बाय बाय।